हेलो स्टूडेंट्स। एसी करंट के सीरीज में अब आपका स्वागत है। अभी हम लोग एसी करंट को पढ़ने जा रहे हैं। एसी करंट के अंदर हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ और उस करंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, हम लोग एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर एसी सर्किट विथ रेजिस्टर विथ कैपेसिटर, जिसको हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं। फिर हम लोग एसी सर्किट विथ इंडक्टर, दैट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, दैट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग रेजोनेंस के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। उसके अंदर हम लोग रेजोनेंस के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। फिर क्यू फैक्टर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। फिर हम लोग पावर इन एलसीआर सर्किट कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से एलसीआर सर्किट में हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉटलेस करंट क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एसी जनरेटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने पिछली ही चैप्टर में कवर कर दिया था। इस चैप्टर में क्या करेंगे, क्विक रिवीजन आपको करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो आप जानते हो करंट बेसिकली दो तरह की होती है। एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। डायरेक्ट करंट भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा। वैल्यू चेंज हो सकती है डायरेक्ट करंट में, लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। और अल्टरनेटिंग करंट में वैल्यू बदले या ना बदले, डायरेक्शन बदलना पक्का है। ये बात आपको अपनी दिमाग में बहुत अच्छे से क्या करना है, स्टैब्लिश कर लेना है कि भैया डायरेक्ट करंट डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है। तो आपको पता होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर हमने बताया था कि देखो डायरेक्ट करंट डायरेक्शन नहीं बदल सकता है, और जो करंट डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं करा सकता है। तो दैट्स व्हाई डायरेक्ट करंट इज नॉट केपेबल टू एग्जीक्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्ट करंट नहीं करा पा रहा था। अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए करा पाता है क्योंकि ये बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन बदलने से जो करंट होता है वो बेसिकली टाइम का वेरिएबल बन जाता है। और टाइम वेरिएबल होने की वजह से, करंट टाइम वेरिएबल होने की वजह से, हम लोगों ने आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी ए कॉस थीटा इस तरह से वेरी करता है, बी ए कॉस थीटा से। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे वेरी करता है, तो बी ए कॉस थीटा से वेरी करता है। हाँ सर। तो होगा क्या बी ए कॉस थीटा में, आप देख पा रहे होगे कि अगर करंट वेरिएबल हुआ, करंट टाइम का वेरिएबल हुआ, अगर करंट हमारा टाइम का वेरिएबल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया, बी वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरिएबल हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो गया, फराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी से। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने का बेसिक कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज था। मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन कारणों से बदल सकता है, मैं एक बार आपको समझाता हूं। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रिकॉल करो, दैट इज बी ए कॉस थीटा। यहां पर आप तीन क्वांटिटी देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, अगर एरिया चेंज हुआ तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल भी चेंज हुआ तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर कोई टाइम वेरिएबल करंट है, टाइम के साथ करंट वेरी कर रहा है, देन इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड विल वेरी, एंड विच विल एट लीस्ट लीड टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदला, और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से अगेन फ्लक्स चेंज हो गया। और फ्लक्स जब जब चेंज होगा तब तब ईएमएफ आएगा। फराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, तो फराडे का फर्स्ट लॉ था कि whenever amount of magnetic flux linked with the circuit changes, then EMF is induced in the circuit।
जब कभी भी किसी सर्किट से कोई वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स लगता है तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो ईएमएफ सर्किट में तब तक बना रहता है जब तक कि जो वेरिएबल फ्लक्स है वो सर्किट से लिंक्ड हुआ रहे, यानी लगा रहे सर्किट के साथ। तो ये थी फराडे की फर्स्ट लॉ। फराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी जो ईएमएफ आया सर्किट के अंदर या लूप के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ कांस्टेंट के आया था और के की वैल्यू हम लोगों ने बन ले ली थी एक्सपेरिमेंट में, 1 कैलकुलेट करके फराडे साहब में भी लाए होंगे। तो ई इंड्यूस दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये दो नियम फराडे साहब के थे, और इन दोनों नियम के आगे अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ग्राफ को अल्टरनेटिंग करंट का और आगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ है। आप देख पा रहे हो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज आइदर साइन का वेरिएबल है आइदर कॉस का वेरिएबल है। साइन थीटा बहुत आराम से वेव फंक्शन बनाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम लोग बहुत आसानी से एसी करंट को साइन थीटा या कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में एसी वोल्टेज को भी साइन थीटा और कॉस थीटा से इसीलिए रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा समय के साथ अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, बार बार चेंज करता है। तो इस ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में हम लोग आते हैं, पहली वाली ग्राफ में आते हैं हम लोग। तो आप पहली वाली ग्राफ में देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ में ये जो हमारा ब्लू इज ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं आप, ये वाला फर्स्ट लाइन, ये लाइन हम लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आप यहां पे लिखा हुआ देख रहे हो, साइन थीटा के टर्म में वेरी कर रहा है। और आप देख पा रहे हो करंट है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों को अलग अलग कलर से इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप आसानी से क्या करो, इसको आइडेंटिफाई कर पाओ, आसानी से आप इसको क्या कर पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ। इसीलिए इसको क्या किया जा रहा है, अलग अलग कलर से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए, तो अब देखते हैं, पूरा फुल लेंथ में कर दिए इसको, आपको आसानी हो इसीलिए। तो आप देख पा रहे हो अलग अलग कलर में इसको क्या किया गया, चेंज कर दिया गया है। चल, आप देख रहे हो कि ब्लू कलर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर से हम लोग ईएमएफ को ले लिए हैं और ग्रीन कलर से हम लोग करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों एंगल को अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे तो दोनों का एंगल सेम है। एंगल का डिफरेंस अगर निकाले तो जीरो आएगा। इट मींस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। तो यहां करंट और वोल्टेज सेम फेज में चल रहा है। आप इसको ऐसे सोचो, यानी इसका मतलब है जिस पॉइंट से, जितने एंगल से करंट ने शुरुआत की उसी जगह से वोल्टेज ने भी शुरुआत करी। यानी वोल्टेज पहले चलता है और उसके पीछे आगे, या तो करंट आगे होता है वोल्टेज से, या करंट के पीछे हो जाता है, या करंट जो है वोल्टेज के साथ साथ चलना शुरू कर देता है। यहां पर दो कंसेप्ट आएगा, या तो करंट लीड करेगा, या तो करंट लैग करेगा, या तो करंट सेम फेज में रहेगा। अभी क्या है, तो दोनों के एंगल सेम है, तो हम कहेंगे करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। अब आप यहां पर आओ, आप यहां पर देखो, यहां पर भी हमने क्या किया, साइन की जगह कॉस फंक्शन ले लिया, वोल्टेज में भी और करंट में भी। आप देख पा रहे हो भी दोनों सेम फंक्शन भी है और एंगल भी सेम है। तो इस केस में भी हम क्या कहेंगे, इस केस में भी हम लोग कहेंगे करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। आई बात समझ में, यानी फेज डिफरेंस जीरो है दोनों के बीच का। क्लियर? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आज ही हम लोगों ने अपने क्लास के अंदर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट को आपको सिखाया था। हमने इसको चार्ज के टर्म में डिफाइन किया था कि किसी डीसी सोर्स ने हाफ टाइम पीरियड में जितना चार्ज किसी रेजिस्टिव सर्किट को सेंड किया, अगर उतना ही चार्ज कोई एसी सर्किट, कोई एसी सोर्स
सेम रेजिस्टिव सर्किट को सेम हाफ पीरियड में या हाफ साइकिल में सेंड कर देता है, तो जो करंट बनकर आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज करंट। और एवरेज करंट की वैल्यू हम लोग निकाले थे इस तरह से, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से t/2 आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 से t/2 तक। इस तरह से हमने एवरेज करंट को निकाला था, और निकाल करके हमारे एवरेज करंट की वैल्यू 2I0/πi थी। सिमिलर मैनर में चूंकि जिस हिसाब से करंट वेरी करता है उसी हिसाब से क्या वेरी करता है, ईएमएफ भी वेरी करता है। तो आप कह सकते हो एवरेज ईएमएफ की वैल्यू भी 2E0 क्या होगी, पाई होगी। सर अगर हम 2 और पाई को वैल्यू वाइज रख ले तो ये आता है 0.367 I0, यहां पे ये आ जाएगा 0.367 I0। अगर परसेंटेज में बात करें, ये तो I0 को हम लोग क्या बोलते हैं, I0 को हम लोग बोलते हैं पीक करंट। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो पीक करंट के रिस्पेक्ट में ये हमारा 63.7% ऑफ द पीक करंट है। बात समझ में आ रही है। पीक वोल्टेज के टर्म में बात करें तो अगेन ये हमारा I0 नहीं, यहां पे V0 होगा। 63 तो पॉइंट में ले लेते 0.637 V0, ये हमारे पास हो गया 63.7% ऑफ V0। यानी इस चीज को आप ऐसे भी याद रखो कि जो हमारा एवरेज करंट होता है, एवरेज करंट वो हमारा 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, और जो एवरेज वोल्टेज भी है अगेन सिमिलर मैनर में 63.7% ऑफ द पीक वोल्टेज का होगा। यहां पे हमने क्लास के अंदर भी इसको आपको डिराइव करा दिया है। अभी जस्ट हम आपको रिवीजन कराने के लिए ये सब क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं तेजी से थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग का। चलिए अगला है हमारा रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है समझते हैं इसको। हमने बताया था कि किसी टाइम में कोई डीसी सोर्स किसी रेजिस्टिव सर्किट से जितना हीट प्रोड्यूस करा सकता है, अगर उतना ही टाइम पीरियड में एसी सोर्स उतना ही हीट उसी रेजिस्टिव सर्किट से यानी रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस करा दे सेम टाइम के अंदर ही, तो हम कहेंगे कि एसी सोर्स ने जितना करंट भेजा दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट। और उसी को आरएमएस करंट भी शॉर्ट में बोलते हैं, उसी को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो यहां पर हमने आपको सिखाया था क्लास के अंदर कि IRMS की वैल्यू कितनी होती थी, तो आई स्क्वायर RMS निकाल लेते थे हम लोग। आई स्क्वायर DT 0 से कहां तक, T तक, कंप्लीट साइकिल के लिए निकाले थे हम लोग। इंटीग्रेशन 0 से T DT तक, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए थे। सॉरी इसमें 0 से T नहीं होगा, बस आई स्क्वायर DT होगा। IRMS इंटीग्रेशन आई स्क्वायर DT, तो ये हमारे पास IRMS आया था। इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो आपको याद होगा इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, IRMS की वैल्यू हमारे पास आई थी I0/√2, I0/√2, और ये वैल्यू हमारे पास टोटल आ जाएगा 0.707 I0, यानी 70.7% ऑफ I0। यहां से हम लोग एक डाटा पकड़ पा रहे हैं, सिमिलर I0 IRMS जैसा आया वैसे ही VRMS आएगा। तो VRMS भी कितना आएगा, तो सर VRMS भी आएगा V0/√2, V0/√2। यहां पर क्या होगा, यहां पे 0 से T में टाइम का भी इंटीग्रेशन होगा, 0 से T DT, ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर IRMS आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो VRMS कितना आ जाएगा, V0/√2, यानी इसको भी सॉल्व कर ले तो 0.707 I0, यानी 70.7% ऑफ I0। यानी यहां से समझ में हमें ये आया कि सबसे ज्यादा वैल्यू पीक करंट की होगी,
उसके बाद आरएमएस करंट की होगी और फिर एवरेज करंट की होगी। आरएमएस करंट 70% ऑफ द आई नॉट है, 70.7। और इससे पहले वाले में आप देखे होंगे तो इससे पहले वाले में जो ये था 63.7% था ना। तो आप इस चीज को ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हो कि अगर हम तीनों करंट को अरेंज करने बोल दे तो आपको सबसे पहले आई नॉट बोलना है सर, सबसे ज्यादा होगा, फिर आई आर एम एस होगा और फिर हमारा आई एवरेज होगा। ये अगर हम 100% मान रहे हैं, इसको अगर हम 100% मान रहे हैं तो आरएमएस हमारा 70.7% होगा और एवरेज हमारा 63.7% होगा। बात कुछ समझ में आई? तो इतना दूर तक पहले तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, सब लोग अच्छे से कवर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट डे। थैंक यू।